हेलो एवरीवन। कल अपन ने डीसी सिस्टम जो है वो कवर कर लिया था। आज अपन एसी सिस्टम को कवर करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। नमो नमः मिश्रा पोहा सेंटर, बुलंदियों को छूते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी सिस्टम के अंदर मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी ड्रॉ कर लें ताकि आपको बाद में ड्रॉ ना करना पड़े। चलिए, तो ये एसी सिस्टम है। प्रणाम गुरुजी, आज मेरा पहला क्लास है। हाँ भाई रंजन, आ गया हूँ, बहुत बढ़िया। रंजन आज पहला क्लास है, कल की क्लास आपने देखी नहीं है क्या? कल की क्लास शायद पेड थी ना, आप मिस कर चुके हो उसको। तो रंजन, आज की क्लास को समझने के लिए दादा कल की क्लास का पढ़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। तो आप एक काम करो, आपने कल की क्लास पढ़ी है क्या? अगर नहीं पढ़ी है तो आपको पहले वो कल की क्लास, आज की क्लास को समझने के लिए कल की क्लास पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अपनी क्लासेस सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगी, जुड़ी हुई होंगी। पहली क्लास दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से। तो अगर आप कोई क्लास मिस करते हैं तो अगले दिन की क्लास हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कम समझ में आए या फिर बिल्कुल ही समझ ना आए, क्योंकि उसका बेस एक दिन पहले बना हुआ होगा। तो कल वाला रंजन नहीं देखा है तो दादा आपको पहले कल वाला क्लास देखना पड़ेगा, है ना? कल वाली क्लास देख करके और फिर ये आज वाली। अच्छा, कल वाली क्लास को समझने के लिए फिर आपको परसों वाली क्लास पढ़नी पड़ेगी, और परसों वाली क्लास के लिए नरसों वाली क्लास पढ़नी पड़ेगी। तो हर अगली क्लास को पढ़ने के लिए उसके पिछली, और उसके पिछली को पढ़ने के लिए उसके पिछली क्लास पढ़नी पड़ेगी, है ना? तो आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लें। वैसे मैं मना नहीं कर रहा कि आप इस क्लास को मत करो, आप इसको पढ़ो, है ना? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो जितना भी आ रहा है उसके हिसाब से एक बार आप पढ़ लो। फिर जब आप पिछली क्लास पढ़ने के बाद ये वापस रिवाइज करोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जितना समझ में आ रहा है समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसका बेस पिछली क्लास में बन चुका है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बात करें अगर अपन इस एसी सिस्टम की, तो यहां पर स्टेप्स याद है ना आपको? कल वाले सब लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले पावर कितना होगा, वैल्यू पी। दूसरा स्टेप क्या लिखते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज, वैल्यू कितना होगा, वीएम। अब यहां पर एक चीज में बदलाव आने वाला है। क्या बदलाव आने वाला है? जब हम डीसी में कैलकुलेशन करते हैं तब तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, बट जब हम एसी में कैलकुलेशन करते हैं तब अपन मैक्सिमम वैल्यू से कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमें आरएमएस वैल्यू लेनी होती है। कौन सी वैल्यू लेनी होती है? आरएमएस। थोड़ा सा डार्क डार्क सा दिख रहा है ना तुम लोगों को? ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा सा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है। तुम्हें भी अगर ऐसा फील हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं कैमरे की सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करवाता हूं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ठीक ही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इफ यू फील लाइक सर डार्क हो रहा है, थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा है, तो मैं कुछ चेंज कराऊं। गुड इवनिंग।
लिटिल बिट। ओहो मिश्रा जी अंग्रेजी क्या बात कर रहे हो। तो पावर हो गया, ये एक डेरिवेशन कर लेते हैं, जब आप इसको फेयर आउट करोगे तो उस दौरान मैं कुछ करता हूं प्रबंध, चिंता मत करिए, करते हैं प्रबंध करते हैं, है ना। तो पावर हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, आरएमएस वोल्टेज अपन ने लिख दिया Vm/√2। क्यों? क्योंकि एसी है और एसी में दादा कैलकुलेशन मैक्सिमम नहीं आरएमएस लेके करनी पड़ती है। अगला स्टेप क्या है? करंट का वैल्यू कितना है? I4 का वैल्यू कितना लिखेंगे? P अपॉन Vm, और Vm के अंदर √2 है, वो कहां चला जाएगा? ऊपर की तरफ। और चूंकि ये एसी है तो एसी के लिए फॉर्मूला P बराबर VI cos फाई अपन को लेना है। पिछली बार अपन डीसी में फॉर्मूला P अपॉन V ले रहे थे, अब क्या लेना पड़ेगा? P अपॉन V cos फाई लेना पड़ेगा। तो दो चीजें एक्स्ट्रा हुई एसी की कैलकुलेशन में, एक आरएमएस वैल्यू आई एक्स्ट्रा और दूसरा cos फाई आया एक्स्ट्रा। कोई बात नहीं, रिजल्ट देखते हैं किस प्रकार का रहता है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको मैनेज कर लेंगे। पावर लॉस क्या तरीका रहता है? कंडक्टर गिनने हैं, कितने हैं? 2 हैं, 2। चौथा सिस्टम है I4 R4 स्क्वायर, तो पावर लॉस बराबर 2 I4 का स्क्वायर करो 2P स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5, और R को लिख दिया रोयल अपॉन A4। यहां से A4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, A4 का वैल्यू आ जाएगा टोटल 4P स्क्वायर रो L अपॉन Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू W। ये इसका वैल्यू A4 का गया। ठीक, A4 का वैल्यू आ गया, तो अब क्या लिखेंगे सर? वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? कंडक्टर गिनने हैं, कितने हैं? 2, A4 इंटू L। A4 का वैल्यू यहां पटको, कितना आ रहा है? वॉल्यूम 4 इज इक्वल टू 2 तो यहां है ही, 4 यहां पे, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 P स्क्वायर रो L स्क्वायर Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू W। ये सर एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या करना है? कंपैरिजन, किससे? ओरिजिनल वाले से। कैसे करना है? याद करो, बताओ मुझे, मेरे को कंपेयर करके लिखना है। वैल्यू बताओ कितना लिखेंगे? आर स्क्वायर, ओ सॉरी माफ करिएगा मोहतरमा, ये मैं जानबूझ करके कर रहा हूं। हाँ, ये मैं सोचना कि मैंने गलती करी, मैंने जानबूझ करके गलत छोड़ा है, ये देखने के लिए कि तुम में से कितने लोग ढंग से सुनकर लिख रहे हो कि नहीं, आई मीन ढंग से देख करके पढ़ रहे हो कि नहीं। हो सकता है कि मैं आगे भी ऐसे जानबूझ करके गलती छोड़ू तो तुम फट से पकड़ लेना, वरना मैं फिर बाद में कहूंगा कि देखो तुम्हारा ध्यान नहीं था, समझे? हाँ चलिए, नेक्स्ट इसको कंपेयर करके बताओ। स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करने के लिए क्या करना है? मैंने कल ट्रिक बताई थी, कल मैंने ट्रिक एक्सप्लेन करी थी कि स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। कम ऑन टेल मी, कम ऑन, जल्दी बताइए। 8K बिल्कुल गलत। कंपेयर करके वैल्यू कितना आएगा? 8/4। गुरप्रीत शाबाश, वेरी गुड, एकदम सही। प्रियंका 2K, एकदम सही आंसर। देखो 8 यहां पर है, बाकी सारी वैल्यूज उड़ा दो और डिवाइड में हमेशा 4 का भाग देना है, तो कितना आएगा? 2। और यहां पे क्या लिखना है? K। एक चीज और नहीं है, कॉस स्क्वायर 5, ये पिछली बार नहीं था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि कॉस डीसी में आता ही नहीं है, पर इस बार लेना है क्योंकि एसी के सारे एक्सप्रेशन में कॉस आएगा, तो इसकी चिंता नहीं करनी है, ये हर बार नीचे पड़ा रहेगा चुपचाप। ऊपर अपन को ये करना है जो यहां दिखे उसमें 4 का भाग देकर यहां वैल्यू लिखनी है, खत्म बात। 1/4 से डिवाइड। SP वेरी गुड, राहुल मौर्य एकदम सही जवाब, शाबाश दादा। चलिए, ये एक्सप्रेशन क्लियर है सबको? तो दो चीजें नहीं आएंगी एसी के अंदर, आरएमएस और दूसरा कॉस फाई। ये क्लियर है? तो फटाफट से इसको कॉपी कर लो।
तो ये कॉपी कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, अगले पे। अगले वाला नेक्स्ट वाला मेथड जो है वो कौन सा वाला मेथड है? डीसी नहीं, सिंगल फेज एसी मिड पॉइंट अर्थ वाला। क्लियर? ई मेथड कौन सा वाला मेथड है? ई, सिंगल फेज एसी टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ। तो मिड पॉइंट अर्थ वाला अपन बना लेते हैं। यहां पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, आप लोग मेरे साथ साथ इसको कॉपी कर ले। ठीक है, अब राइट, थैंक यू। अभी थोड़ा साफ दिख रहा होगा आपको, हल्का सा। मैंने कहा रोशनी तो इतनी है, फिर भी अंधेरा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो सकती है। वोल्टेज वीएम यहां पर 2Vm, डीसी के तरीके से ही सेम करंट का वैल्यू I5। क्लियर है सबको? डायग्राम तो मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। सिंगल फेज एसी टू वायर विथ वन वायर अर्थ। चलो, गुड इवनिंग। चलिए, तो डेली बेसिस पर मुझे पता है उड़ान बैच और विक्ट्री बैच और इसके अलावा इंडिविजुअल पावर सिस्टम के अंदर काफी नए स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, आपने डेमो वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, फिर उसके बाद आपने परचेज किया होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जितने भी वीडियो हो चुके हैं, इनफैक्ट 4 सेशन हो चुके हैं, ये 5वां सेशन जो है वो चल रहा है, तो आप 4 नहीं 5 सेशन हो गए, 6ठा सेशन ही चल रहा है। तो आप जितने भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने ये पहला वीडियो देखा है या फिर शायद ही उनका दूसरा वीडियो है, मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग से सारे वीडियोस फटाफट से देख करके निपटा दें। 2-2 घंटे का एक वीडियो है, आप अगर 1.5 गुना स्पीड पे भी करके देखेंगे तो आप 2 दिन के अंदर जो है वो पुराने देख लेंगे। नए वाले वीडियो तो साथ ही साथ देखते रहें और पुराने वाले देख करके अच्छे से सारे के सारे नोट्स बना ले, क्योंकि अगर आप अभी नोट्स बनाना चालू नहीं करेंगे तो कुछ दिनों बाद में इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा कि आपका फिर लिखने का ही मन नहीं करेगा। आप सोचोगे अरे यार इतना सारा कौन लिखेगा, फिर आप अपने दोस्तों से कहोगे भाई तेरी कॉपी भेज दे यार, मैं फोटोकॉपी करा लूंगा, है ना? तो ऐसा नहीं हो, इस वजह से मैं चाह रहा हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं वो पुराने वीडियोस देख करके प्रॉपर टाइम रहते हुए समय से अच्छे से नोट्स बना लें। आपको कोई भी दिक्कत आती है, मैंने सबको मेरे नंबर दे रखे हैं, आप मुझे इस नंबर पर पावर सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके किसी दोस्त को किसी तरीके के कोर्स लेने में, या उसको प्रॉब्लम है कि यार मेरे को कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या उसको ये कंफ्यूजन है कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, क्योंकि निम्बस लर्निंग के ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं बेस्ट इकोनॉमी के अंदर कौन सा कोर्स आपके लिए अवेलेबल हो सकता है वो मैं सजेस्ट कर दूंगा, तो आप अपने दोस्तों को भी नंबर शेयर कर सकते हैं। ये मेथड सेम डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ वाले जैसा ही है, ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा, ये देखो ये निकाला हुआ ही पढ़ा है मैंने पिछली क्लास में, हमेशा ओपन करके रखता हूं ताकि आपको रिकॉल करवा सकूं। तो ये मेथड के अंदर देखो वीएम वोल्टेज 2Vm हुआ था, सेम उसी तरीके से यहां पर भी वोल्टेज वीएम करके कितना हो रहा है? 2Vm हो रहा है। स्टेप्स क्या है? अच्छा एक काम करो, इसका रिजल्ट तुम निकालो, वॉल्यूम 5 निकाल करके तुम लोग बताओ मुझे, आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूं, आप मुझे वॉल्यूम निकाल करके बताओ। आपके पास में 2 मिनट का समय है, आप मुझे 2 मिनट के अंदर बताओ इसका एक्सप्रेशन ढूंढ करके। यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस।
एक्सप्रेशन 2 मिनट के अंदर आप मुझे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके और रिजल्ट बताएं। गुड इवनिंग। 2 मिनट में बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, चिंता ना करो आप। डायग्राम आप बनाए नहीं अभी, और फटाफट से रफ के अंदर इसका एक्सप्रेशन जो है वो निकालने की कोशिश करें। शुभम वेरी गुड। राहुल एक्सीलेंट। समय समाप्त। समय रहते 3 लोगों का जवाब आया, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम तो इनफ था, आप सॉल्व कर सकते थे, है ना। अब मैं कर देता हूं इसको सॉल्व। जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है या जो अभी सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करते रहें, और अगर कहीं अटक रहे हैं तो वो यहां पर बोर्ड पर देख करके अपने स्टेप्स को चेक करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी बार बार। देखो, कोई भी टॉपिक जो अपन पढ़ेंगे, आपको पता चल गया होगा पिछली 5 क्लासेस अगर आप स्टार्टिंग से ले रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न में अपन पढ़ते हैं। पहले टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ये पढ़ते हैं, फिर उस टॉपिक को पढ़ के टॉपिक पहले क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, फिर टॉपिक पढ़ने के बाद में उसका कंक्लूजन जानते हैं, और फिर लास्ट में डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये डेरिवेशन आप क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत आप क्यों कर रहे हैं, ये आपको पता चलेगा जब ये टॉपिक एंड होगा। उस समय मैं डिस्कस करूंगा कि आपको डेरिवेशन करने से क्या फायदा होगा। बात करें यहाँ पर स्टेप्स की, तो सबसे पहला स्टेप एज यूजुअल अपन को सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, पावर, जिसका वैल्यू कितना है P। उसके बाद अपन को क्या डिस्कस करना है, मैक्सिमम वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना है Vm। फिर अपन को क्या डिस्कस करना है, आरएमएस वोल्टेज, इसका वैल्यू कितना है, यहां पर वोल्टेज का वैल्यू 2Vm है। आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2Vm डिवाइड बाई √2, इसको अपन √2Vm लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बात करें करंट की, तो पावर का वैल्यू है P, वोल्टेज का वैल्यू है √2Vm, और साथ में आ जाएगा इसके cos phi। बात करेंगे पावर लॉस की, कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर हैं, 2I5 स्क्वायर इंटू R5। यहां पर पावर लॉस के एक्सप्रेशन में 2 तो एज इट इज है, I5 का स्क्वायर करो, P स्क्वायर अपॉन ये कितना आ जाएगा 2Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू R5 को क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन A5 लिख देंगे। फिर यहां से A5 उधर चला जाएगा और पावर लॉस इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहां से अपन इसका एक्सप्रेशन लिख लेंगे A5 का। यहां से अपन एक्सप्रेशन लिख लेंगे किसका, A5 का, कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, P स्क्वायर रो एल अपॉन Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू W लिख लेंगे। फिर ये A5 तो यहाँ पर एज इट इज है ही। अगर अपन को वॉल्यूम 5 निकालना है तो फिर से वही स्टेप, गिनो कंडक्टर, दादा कितने हैं, 1 2, 2 कंडक्टर, A5 गुणा L। अब यहाँ कुछ है, कुछ ही नहीं है, तो यहाँ पर सीधा 2 रहेगा, P स्क्वायर रो L स्क्वायर रहेगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, V स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू W आ जाएगा। तो अब मैं अगर बात करूं वॉल्यूम 5 की, तो वॉल्यूम 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है 2, ओरिजिनल में कितना था 4, भाग दे दो, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। साथ में क्या लिखना है K, और नीचे एक्स्ट्रा क्या लिखना है cos स्क्वायर 5।
तो एक बार कैलकुलेशन के स्टेप सीख लिए उसके बाद तो हलवा है भाई, एकदम हलवा है ना। कृति, दीपक सही आंसर है, वेरी गुड। बाकी सब लोगों का क्लियर है? क्लियर है ना ये वाला मेथड? यस और नो? भाई क्लियर है तो थम्स अप कर दो। चलिए, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट बढ़े आगे। अगला मेथड मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। ई के बाद में एफ में क्या होगा सबको पता है। एफ के अंदर एक डॉटेड वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा यहां पर इस तरीके से। ये वायर एक्स्ट्रा आ गया। इस वायर के आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ मुझे। इस वायर के आने से क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस वायर के आ जाने से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। कैलकुलेशन के अंदर पावर सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। बैलेंस कंडीशन में इस वायर में करंट नहीं बहेगा, कल लिख चुके हैं, आज दोबारा नहीं लिखेंगे। इसमें करंट नहीं होगा तो पावर लॉस के लिए आज भी कितने यूज करेंगे, दो कंडक्टर। यानी कि पावर सेम, वोल्टेज सेम, करंट सेम, पावर लॉस का एक्सप्रेशन सेम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम। तो सिर्फ इतना से लिखेंगे A6 बराबर A5। अब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वैल्यू कितना लेना है आपको पता है। पिछली बार कितना लिया था, 1, 2 और आधा। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 A6 इंटू एल। तो वॉल्यूम 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 2.5 गुणा करो, पहले से तो यहाँ कुछ है नहीं, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन Vm स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डब्ल्यू। यहां से अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसका तो वॉल्यूम 6 कितना आ जाएगा, यहां 2.5 है, ओरिजिनल में कितना था 4। 2.5 में किसका भाग दे दो, 4 का, ये वैल्यू आ जाएगा 0.625 के अपॉन कॉस स्क्वायर 5। यस और नो? 0.625 के अपॉन कॉस स्क्वायर 5। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है? कई लोग होंगे जिन्होंने साथ साथ में सॉल्व किया है। 0.625 के अपॉन कॉस स्क्वायर 5, क्या ये आपका आ रहा है आंसर? तो आपको करना कुछ नहीं है, नया वाला डायग्राम बनाना है और सीधे ये 3 स्टेप लिख करके आंसर लिख देना है, खत्म बात। ये सुनो, बिल्कुल थम्स अप करने में, अंगूठा दिखाने में, फूल पत्ती भेजने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। आप तुरंत भेज दें ताकि हम तुरंत आगे बढ़ सके, है ना। और इससे एक बात, एक फायदा और होगा, तुम एक्टिव रहोगे। लिख तो रही हो साथ साथ में, पर ऐसे कमेंट करते रहोगे तो तुम्हें फील भी आता रहेगा ना कि हाँ भाई क्लास चल रही है, हमसे बार बार पूछा जा रहा है, हमारी इज्जत है, हमसे पूछ रहे हैं कि आपको आ रहा है। क्योंकि घर में तो कोई पूछता नहीं है अपन से, तो कम से कम क्लास में सर तो पूछ ही रहे हैं कम से कम कि भाई हाँ कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हालांकि 2 दिन हो गए मैं तुमसे पूछ नहीं पा रहा हूँ। अपनी क्लास की शुरुआत हमेशा ऐसी ही होती है, जो मुझसे चिर परिचित है, हमेशा अपन जो है वो क्लास की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, पूछ करके कि भाई तुम सब लोग ठीक हो कि नहीं हो। तो मैं फिर से पूछ लेता हूँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं? चलो बढ़िया ही होंगे, तुम्हारा कोई क्या कुछ बिगाड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद क्या था? जी, हाँ बिल्कुल। चलो जी मेथड। जी मेथड है 2 फेज 4 वायर। अब देखो मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है दादा, एकदम संभल के देखना।
ऐसा इस पिछले वाले मेथड में I5 की जगह I6 लिख लेना है ना भाई। छठा मेथड था I6, अभी सातवां मेथड है I7। मेथड है 2 फेज 4 वायर। डायग्राम देखने में काफी भयंकर लग रहा होगा तुम लोगों को, अरे ओ हो ये तो बहुत ही भयंकर हो गया है मामला, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो हमें आएगा ही नहीं। तो ऐसी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, जब तक मैं हूं तुम्हें आएगा कैसे नहीं, कंसेप्ट तो आके रहेगा। जब तक समझोगे नहीं तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, खत्म बात। तो इस बात की चिंता कदापि नहीं करनी है बाबा। जब तक दादा इधर हैं तब तक कोई चिंता नहीं करनी। सर लैपटॉप में फूल पत्ती का ऑप्शन नहीं आता है, तो भाई तुम्हें ही देखना है बड़ी स्क्रीन पे, फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। बाकी देखो तकनीकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो, उनसे पूछ लो कि हम इमोजी नहीं भेज पा रहे हैं क्लास के अंदर, क्या करें बताओ। बहुत बड़ी दुविधा है, हम हमारे एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाते हैं सर को, हम हंसना चाह रहे हैं पर हम लैपटॉप की वजह से हंस नहीं पा रहे हैं, हम रोना चाह रहे हैं पर हमारे आंसू नहीं दिखा पा रहे हैं, हम कंफ्यूजन होते हुए ऐसे सर खुजाते हुए दिखाना पा रहे हैं, पर बिटमोजी यूज कर लो है। इंडिविजुअल जो बनाए हुए होते हैं ना लोगों की शक्ल जैसे कार्टून दिखते रहते हैं, वो इमोजी की जगह बिटमोजी भेजते हैं, तो वैसा कुछ बना लो। चलो यहाँ आ जाओ, अब सब लोग सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, अब इमोजी का काम नहीं है, थोड़ा मेथड नया है तो थोड़ा इज्जत दो इसको। अगला मेथड कह रहा है 2 फेज 4 वायर। अब यार 2 फेज में तो 2 ही तार होते हैं, 2 फेज से 4 तार कैसे बनाए, तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, अपन ऐसे यूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक फेज है और ये एक दूसरा फेज है, अपन इसको ऐसे यूज करेंगे, ऐसे क्रॉस के अंदर। तो जब आप एक फेज और एक फेज को ऐसे जोड़ते हैं तब तो 2 ही वायर बनते हैं यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे जोड़ते हैं तो आपके पास 4 वायर बनते हैं, 1 2 फिर तीसरा इधर से और चौथा इधर से। जैसे आपने इसको जोड़ा ऐसे क्रॉस के अंदर, है ना, तो जब आपने इसे क्रॉस में जोड़ा तो एक वायर यहां से निकल गया, एक वायर यहां से निकल गया, एक वायर यहां से निकल गया और दूसरा वायर यहां से निकल गया। तो 2 तो फेज हैं और वायर कितने हैं, 1 2 3 4। कनेक्शन समझ में आ गया, तो अब अपन प्रोसेस चालू करते हैं। प्रोसेस में सर क्या करना है, वही घिसा पीटा काम है, सबसे पहले पावर लिखना है। अरे बाबा घिसा पीटा कैसे, हर थोड़े दिनों में हर एक दो मेथड के बाद कुछ नया आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा तुम्हारा, चिंता ना करो। तो पावर की अगर मैं बात करूं तो पहले तो एक फेज था, तो सारी की सारी पावर उस फेज की जिम्मेदारी थी कि मेरे को लेके जानी, पर अब उसी पावर को ले जाने की जिम्मेदारी 2 फेजों के पास में। तो भाई एक फेज कहेगा एक काम करते हैं आधी पावर मैं ले जाता हूं, दूसरा फेज कहेगा कि भैया ठीक है आधी पावर मैं ले जाता हूं। तो एक फेज आधी पावर लेकर के जाएगा। सर ये आधा क्यों लिखा, पावर पूरा क्यों नहीं लिखा, सब्र करो अभी समझा रहा हूं, थोड़ा सा सुनो। तो पावर जो है वो P/2 हो गया। अब मैं बात करता हूं मैक्सिमम वोल्टेज की, मैक्सिमम वोल्टेज की। तो देखो लाइन से न्यूट्रल रेफरेंस लेना है, लाइन से न्यूट्रल, लाइन से न्यूट्रल, दोनों जगह लाइन से न्यूट्रल रेफरेंस लिया, टोटल वोल्टेज बाहर कितना मिला 2 VA। ये एक फेज का है पूरा और ये पूरा एक फेज का है, तो इस पूरे फेज का वोल्टेज कितना है 2 VA और इस पूरे फेज की पावर कितनी है P/2। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल फेज के सिस्टम में हम पर फेज कैलकुलेशन कर रहे हैं, बिल्कुल। एक फेज का पावर, एक फेज का वोल्टेज, आरएमएस भी एक फेज का ही लिखा लेंगे। आरएमएस वोल्टेज कितना आ जाएगा 2 VM डिवाइड बाई √2 बराबर √2 VM। ये हो गया खत्म। अब यहां पर अपन बात करें, अब यहां पर अपन बात करें कि पावर आ गया, वोल्टेज आ गया, तो अब क्या निकलेगा, करंट निकलेगा। सातवें मेथड का करंट देखें। करंट की अगर मैं बात करूं तो अगर पावर एक फेज का है, वोल्टेज एक फेज का है, तो करंट भी एक ही फेज का आएगा, बिल्कुल करंट भी एक ही फेज का आएगा। तो यहां पर अपन को P का वैल्यू कितना है P/2, V का वैल्यू कितना है √2 VM और साथ में क्या लिखना है cos phi। ये एक फेज का करंट आ गया। सर ये एक फेज का करंट क्यों निकाला, अरे भैया एक फेज में ये जो करंट जा रही है एंटर भी वही करेगी, तो चूंकि दूसरा फेज पहले फेज के बराबर है तो इसमें भी करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो चारों वायर में करंट क्या रहेगा, I7 रहेगा। तो मुझे क्या निकालने में आसानी होगी, पावर लॉस, क्योंकि पावर लॉस के लिए क्या करना होता है, कंडक्टर गिनना है सर। 1 2 3 4, 4 कंडक्टर है, 4 लिख दिया। करंट का स्क्वायर करो, एक कंडक्टर में करंट कितनी, I7, तो स्क्वायर हो गया। और रेजिस्टेंस एक कंडक्टर का कितना, R7, और ऐसे ऐसे कितने कंडक्टर हैं, 4, तो टोटल पावर लॉस 4I7 स्क्वायर इंटू R7। पावर लॉस की बात कर ले, 4 तो यहाँ है ही, I7 का स्क्वायर करो, P स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, W बराबर 4I7 का स्क्वायर करो, P स्क्वायर बटा नीचे कितना है ये 4, ये कितना है 2 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और R को क्या लिख देंगे अपन, रो एल अपॉन ए, कौन सा मेथड है बाबा, 7, रो एल अपॉन ए 7। अरे ये 2 इंटू 2, 4 से 4 कट गया, नीचे क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, बिल्कुल। तो 4 से 4 कट गया, नीचे 2 रह गया, तो यहां से A7 का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर रो एल अपॉन 2 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू W। अब यहां पर अपन को आगे क्या करना है, देखो क्या कदम उठाने हैं अपन को, वॉल्यूम लिखना है 7। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, अरे सिंपल है, वही कंडक्टर गिनो, 1 2 3 4, 4 कंडक्टर हैं, A7 करना है, L करना है। अब यहाँ 4 है, यहाँ नीचे भाग में 2 है, तो ये 4 गुणा हो रहा है, 2 भाग में है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना बचेगा, 2। अब मैं हर बार पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिखूंगा, अब तुम लिखना सीख गए हो कि सर 4 गुणा में है, 2 भाग में, तो 2 रहेगा, और 2 में 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा। यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दो कमेंट करके कि हाँ समझ में आ गया, ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए और मैं सुकून से एक तरफ खड़ा हो जाऊं और तुम लोग ये कॉपी कर लो। बताओ भाई। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। नहीं तुम एक अंगूठा दिखा दोगे तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसे 5-6 अंगूठे दिखा करके चिढ़ा रहे हो क्या तुम मुझे, ऐसे ऐसे वाला तो नहीं कर रहे हो, ऐसे वाला ऐसे ही कर रहे हो ना थम्स अप, यस यस, 2 भी कर सकते हो ऐसा वाला, यस बिल्कुल बेस्ट चल रहा है मामला, है ना। अहीरा सिंह, ओ हो, भाई ये शमशेरा पिक्चर वाला विलन तो नहीं है, अखीरा, अहीरा, हैं अधीरा, KGF वाला अधीरा भी होगा कोई, शायद अधीरा ही लिखना चाह रहे थे तुमने, आहिरा, अच्छा आहिरा है, ओके, मेरे को तो अधीरा दिख रहा था, सॉरी भाई, गलती से गलत पढ़ लिया। देखो फिर से बता देता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो जब मल्टीपल फेज का सिस्टम होता है ना, 2 फेज जब यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम कैलकुलेशन प्रति फेज कर लेंगे, करंट निकालनी है इसलिए। तो आपको पावर एक फेज का लेना है, वोल्टेज भी एक फेज का लेना है। वोल्टेज एक फेज का कैसे, वीएम वीएम, ये 2 VM, ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, तो ये वोल्टेज 2 VM का RMS निकाल लिया, पावर एक का P/2 लिख दिया, दोनों से करंट आ गई। अब पावर लॉस करंट की बात करूं तो करंट तो चारों फेजों में सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि फेज आइडेंटिकल है, दोनों फेजों में पावर सेम, दोनों फेजों में वोल्टेज सेम, तो दोनों फेजों का करंट सेम, और वही करंट चारों वायर में बहेगा, तो 4I7 स्क्वायर इंटू R7। अब तो गणित है, I7 यहाँ पुट करना है, एरिया का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ एरिया एक का निकल गया, टोटल कितने वायर हैं, 4 वायर हैं, न्यूट्रल है क्या कोई, नहीं, चारों वायर ही है, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे, A7 इंटू L, यहाँ पर 2 आएगा, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे 4 का भाग लगेगा, ठीक है। आगे चलें, क्या कहते हो, चलो कॉपी कर लिए हो। जी के बाद में ABCDEFG वेरी गुड, H आ गया अगला, H मेथड। H मेथड है 2 फेज 3 वायर सिस्टम। भाई ये सबसे आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान है, बिल्कुल आसान है, एकदम इतना आसान है, कहा बताएं हम कि कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, जितना आसान तुम्हारे लिए किसी के लिए ये कह देना, मतलब जितना आसान तुम्हारे लिए किसी को देख करके ये कह देना कि भाई भाभी, उतना ही आसान ये मेथड है, समझ लो। अब तुम समझ रहे हो, तुम क्या कहना चाह रहा हूं मैं,
अरे सर क्या कह दिए हो बातों ही बातों में। चलिए आगे चलें। ये रहा मेथड। मुझे वॉल्यूम का रिजल्ट बताओ, फाइंड करिए। आई एम गिविंग यू टाइम, 3 मिनट दे रहा हूं। सॉल्व इट नाउ। डायग्राम तुमने कॉपी कर लिया, तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है वो कॉपी कर लेता हूं। हम्म 2.19। ओके, एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया है? समझ नहीं आ रहा। ओके, 20 बज गई, बस समय समाप्त। आई एट पी अपॉन वी एम कॉस फाई 2। नो निधि, ये सही नहीं है आंसर। चलिए लेट्स सॉल्व इट। देखो यहां पर बाबा आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपन को लिखना है पावर। तो पावर की बात करें तो यहां पर दो फेज हैं, तो पावर अपन P/2 एक फेज का लिखेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज की मैं बात करूं तो रेफरेंस लाइन से न्यूट्रल लेना है। तो लाइन से न्यूट्रल आपने देखा, यहाँ पर रेफरेंस आपने लिया है, ये रहा यहाँ से लाइन से न्यूट्रल। कितना है रेफरेंस लाइन से न्यूट्रल? Vm है। तो यही वोल्टेज आपको लाइन से न्यूट्रल यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, Vm। ये एक फेज का वोल्टेज है, एक फेज का वोल्टेज Vm, एक फेज की पावर P/2। मैक्सिमम लेना नहीं है, आरएमएस लेना है। तो आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा?
RMS वोल्टेज हो जाएगा Vm डिवाइड बाई √2। अब क्या करना है, अब अपन को करंट निकालना है, क्योंकि वोल्टेज और पावर के बाद में एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें क्या निकालना होता है, करंट निकालना होता है। तो अगर अपन करंट की बात करें तो यहाँ पर I8 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा P/2 और Vm/√2 इंटू कॉस फाई। यहां तक सबने निकाला होगा, यहां तक मोस्टली स्टूडेंट्स का सही होगा, जितने भी मेरे यहाँ पर दादा लोग अवेलेबल हैं सबने यहां तक तो निकाला ही होगा, एटलीस्ट यहां तक आंसर किया होगा। अब यहां पर अपन बात करें कि इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आप लोगों ने पावर लॉस के लिए कितना यूज किया, किसी ने 2 यूज किया होगा, किसी ने 3 यूज किया होगा, किसी ने 2.5 पावर लॉस के लिए यूज किया होगा, अलग अलग यूज किया होगा, अलग अलग आंसर आएगा। अब यहां पर मैं बात करूं कि करंट I8 यहां जा रहा है और I8 यहां जा रहा है, तो रिटर्न कितना करेगा करंट, क्योंकि दोनों ही फेजों से करंट बाहर जा रहा है, तो रिटर्न करेगा कहां से, कहीं कोई तो जगह चाहिए ना रिटर्न करने के लिए। तो इससे पहले जो भी न्यूट्रल वायर थे इस मेथड से पहले, उनमें कोई करंट नहीं थी, बिल्कुल नॉट एट ऑल। बट इस मेथड में न्यूट्रल में करंट होगा, कितना होगा, I8 और I8 करंट जा रहा है बाहर, तो रिटर्न कितना करेगा, बताओ जल्दी से। I8 और I8 करंट बाहर जा रहा है तो रिटर्न कितना करेगा, 2I8 करेगा कि नहीं, या सुनो जल्दी बताओ फटाफट से। I8 और I8 जाएगा तो करंट कितना रिटर्न करेगा, 2I8 करेगा कि नहीं। राहुल मौर्य दादा आपने पढ़ा है मुझसे पहले लगता है, या बुक खोल के बैठे हो, दो में से कोई एक बात है। बोलो, बाकी लोग भी बोलो भाई। सेमेस्टर में होता है, नहीं पढ़े, अच्छा पढ़ा सर, ओके वेरी गुड। बाकी लोग जवाब दे नहीं रहे भाई। करंट I8 जा रहा है, दूसरा भी I8 करंट बाहर जा रहा है, तो रिटर्न कितना करंट करेगा, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, वापस रिटर्न कितना करंट करेगा, करंट रिटर्न करेगा √2I8। याद करो जब मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर, दूसरे वीडियो के अंदर इनफैक्ट, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था पावर सिस्टम का, तब मैंने फॉल्ट के केस में आपको ये पूछा था कि बताओ 10 + 10 + 10 कितने होते हैं। आप सबने जवाब दिया था 30 और मैंने कहा था 0, क्योंकि ये फेजर सम होता है। मैंने उस दिन कहा था कि मैं यही चीज आपको दोबारा से पूछूंगा आगे, जहां फेजर सम करना होगा और आप एल्जेब्रिक सम करोगे और आप गलत साबित होगे। और यही आज भी हुआ है, I8 और I8 करंट जब बाहर जाता है तो रिटर्न I8 और I8 2I8 होता है, पर वो एल्जेब्रिक सम होता है, बीज गणितीय योग होता है। हमें फेजर सम करना है और फेजर सम I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो √2I8 आपको फेजर सम मिलता है। तो रिटर्न करंट कितना करेगा, √2I8 करेगा। तो यहां पर अपन को प्रॉब्लम यह है कि पहले तो दोनों वायर में पावर लॉस सेम थे, अब यहां पर एक तीसरा वायर और आगे जिसमें पावर लॉस होगा और उसमें भी करंट बाहर वाले वायर के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लो कर रही है। तो अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन है, यहां पर पावर लॉस कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए एक नियम बनाया गया, क्या, न्यूट्रल वायर हैज करंट √2 टाइम्स ग्रेटर देन आउटर वायर, आउटर वायर। न्यूट्रल वायर में जो करंट बह रही है वो बाहर वाले वायर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, √2 गुना ज्यादा है। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, टू मेंटेन कांस्टेंट करंट डेंसिटी, न्यूट्रल वायर क्रॉस सेक्शन will
increased root 2 times, hence, अभी समझाऊंगा मैं ये क्या लिख रहा हूं मैं, 2 मिनट रुक जाओ। hence resistance will, आप कॉपी कर सकते हैं तब तक। ऐसे समय में जब मैं कुछ लिख रहा हूं उस चीज को समझा नहीं रहा तो आप भी समय ढूंढ करके फटाफट से लिख लें, ताकि आपको बाद में समय न लेना पड़े। जब मैं ये कहूं कि हाँ हो गया तो तुम भी कह दो कि हाँ से लिख लिया। hence resistance will be root 2 times less than outer wire। अब देखो यहां पे ये अपन ने क्या लिखा है। अपन ये कह रहे हैं कि इस वायर में करंट बाहर वालों के कंपैरिजन में ज्यादा है। और याद करो मैंने आपको एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, मैंने कहा जब भी वोल्टेज का जिक्र होगा इंसुलेशन का होगा, और जब करंट का जिक्र होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया का होगा। तो चूंकि इस वायर के अंदर करंट √2 गुना ज्यादा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी √2 गुना ज्यादा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा √2 गुना ज्यादा? क्योंकि सर करंट बढ़ने पर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ता है, करंट सहन नहीं कर पाएगा ना वो कंडक्टर। तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि आपको करंट डेंसिटी कांस्टेंट रखना है। ऊपर वाले वायर में करंट कितना? I8, नीचे वाले वायर में करंट कितना? I8, बीच वाले वायर में करंट कितना? √2 I8। करंट डेंसिटी तीनों में ही क्या है? सेम है। कब होगी? जब I8 का एरिया A8 हो, जब I8 का एरिया A8 हो, और जहां पर I8 का एरिया अगर A8 लोगे तो क्या करंट डेंसिटी तीनों की सेम होगी? नहीं। यहां √2 A8 लोगे तब ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और तीनों की करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम। याद रखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में जितने भी कंडक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं उन सब में धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो बीच वाले वायर में जैसे ही करंट ज्यादा बही, इसका एरिया भी तुरंत बढ़ा दिया ताकि करंट डेंसिटी तीनों वायर में क्या रहे? सेम रहे। गुड इवनिंग। तो तीनों वायर में सेम करंट डेंसिटी मेंटेन करने के लिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया √2 गुना बढ़ा दिया। अब यहां पर देखो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया √2 गुना ज्यादा है तो हमें तो पता है R प्रोपोर्शनल टू ρl/a होता है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? घटेगा। तो एरिया आपने कितना बढ़ाया? √2 गुना, तो रेजिस्टेंस कितना घटेगा? √2 गुना। यही यहां पर लिखा है। कह रहा है कि न्यूट्रल वायर में करंट √2 गुना ज्यादा है बाहर वाले वायर के कंपैरिजन में, तो करंट डेंसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शन √2 गुना बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए उसका रेजिस्टेंस √2 गुना कम हो जाएगा। किसकी तुलना में? बाहर वाले वायर की तुलना में। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कि धारा घनत्व जो है वो हमें नियत रखना है, तो बीच वाले वायर में एरिया बढ़ने से अपन को क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, तो रेजिस्टेंस एरिया √2 गुना बढ़ाया तो रेजिस्टेंस जो है वो √2 गुना कम हो गया। ये क्लियर है क्या सबको? अगर यहाँ रेजिस्टेंस √2 गुना कम हो गया तो पावर लॉस का एक्सप्रेशन कैसा होगा? दो कंडक्टर में तो करंट I8 स्क्वायर है और रेजिस्टेंस R8 है, पर एक कंडक्टर में करंट √2 I8 का स्क्वायर है और रेजिस्टेंस R8 डिवाइड बाय √2 है। यस और नो? समझ रहे हो इस बात को? दो कंडक्टर तो सेम है, करंट सेम, एरिया सेम, दो करंट का सेम। बीच वाले में करंट ज्यादा है, करंट ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है। खत्म बात। क्लियर है सबको? तो यहां पर अपन को करना क्या है? I8 का वैल्यू पुट करना है। I8 का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं, आपको जब सब कुछ सॉल्व कर लोगे तो एरिया का वैल्यू 2 + √2 p स्क्वायर ρl/2 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इंटू W मिलेगा। ये आपको पूरा सॉल्व करने पर एरिया मिलेगा। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए कितने वायर हैं भाई? सर ऊपर वाले का एरिया A8 है, नीचे वाले का एरिया A8 है, पर बीच वाले का एरिया √2 गुना ज्यादा लिया था, करंट ज्यादा है इसलिए। तो इन तीनों को आपस में जोड़ दो भाई, A8 A8 और A8 कॉमन ले लो। क्या बचा? 1 + √2 + 1 कितना हो जाएगा? 2 + √2। तो यहां पर वैल्यू कितना आ गया? 2 + √2 क्या? A8। 2 + √2 A8 और लंबाई कितनी है? L है। ये A8 यहां पर पुट करोगे और कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड वैल्यू से 4 से भाग दे करके, तो आंसर मिलेगा 1.457
1.457 k अपॉन cos स्क्वायर फाइव, 1.457 k अपॉन cos स्क्वायर फाइव, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे अलग मेथड है, सबसे यूनिक मेथड है और सबसे टफ कैलकुलेशन इसी मेथड की है। कॉपी कर लो इसको। सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, जीवित हो? I8 फिर से बता दीजिए। I8 में तो क्या दिक्कत है, एक फेज का पावर P/2, एक फेज का वोल्टेज Vm मैक्सिमम है, Vm मैक्सिमम है, तो RMS कितना हो जाएगा, एक फेज का वोल्टेज RMS Vm/√2, तो पावर P/2 वोल्टेज Vm/√2, करंट आ गया। कॉपीड? ओके, आगे चले। ये सबसे टफ था, अभी बस इससे तो सब बहुत इजी इजी लेवल के हैं। H के बाद बात करेंगे I की। I है थ्री फेज मेथड। चलिए, ये आपका हो गया थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का डायग्राम। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर ये करंट कैसे आता है, कौन सा करंट कैसे आता है, ये √2 गुना करंट रिटर्न कैसे होता है। करंट फेज में करंट जाता है तो रिटर्न न्यूट्रल से कैसे करता है, फेज में करंट जाएगा तो लोड से होकर के करंट न्यूट्रल में नहीं आएगा क्या वापस, वैसे ही आता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पावर की, तो अब फेज 2 नहीं है, अब फेज 3 है, तो एक फेज की पावर P/3 होगी। बात करें मैक्सिमम वोल्टेज की, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें एक फेज का चाहिए, क्योंकि पावर एक फेज का लिया, वोल्टेज एक फेज का, और ओवरहेड सिस्टम में तो रेफरेंस ही फेज का लेते हैं, लाइन से न्यूट्रल रेफरेंस लेते हैं, कितना लेते हैं, Vm लेते हैं। तो यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा मैक्सिमम का, Vm। तो RMS कितना आ गया, RMS वोल्टेज का मान कितना आ गया, Vm डिवाइड बाई √2। ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे किस में, करंट के एक्सप्रेशन में। करंट कितना है, I9 स्क्वायर इज इक्वल टू P/3 Vm/√2 cos फाइव। पावर लॉस के एक्सप्रेशन की बात करें, कितने कंडक्टर हैं, 3, I9 स्क्वायर इंटू R9, तो पावर लॉस का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर करो, I9 का स्क्वायर 2P स्क्वायर अपॉन 9 Vm स्क्वायर cos स्क्वायर 5, और ऊपर क्या आ जाएगा, ρl अपॉन A9। नेक्स्ट, आगे बात करें, A9 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A9 इज इक्वल टू, ये 3 से 9 कटेगा तो 2 बचेगा, 2P स्क्वायर
रो एल अपॉन 3 VM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इंटू W हो जाएगा। ये A9 का वैल्यू हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 9 की, वॉल्यूम 9 कितना होगा, तो वॉल्यूम 9 का एक्सप्रेशन में वायर कितने नजर आ रहे हैं, 3। प्रोसेस सेम है बाबा सबका, A9 इंटू एल। 3 को यहाँ गुणा करोगे, देखो 3 गुणा होगा 3 भाग में, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2, और ओरिजिनल में कितना था 4, 2/4 कितना हो जाएगा 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर 5, 0.5 K अपॉन कॉस स्क्वायर 5, वॉल्यूम 9, वॉल्यूम 9। क्यों? अगला भी समझ लो लगे हाथों, इतना कर ही लिया है तो अगला भी हाथों हाथ ही समझते जाओ। अगले मेथड में करना क्या है, ये मेथड का डायग्राम बना लिया क्या सबने, ये वाले मेथड का डायग्राम बना लिया सबने। अगले वाले का मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, पहले इसको कॉपी कर लो, 2 मिनट लगेंगे, मैं समझा ही दूंगा बाद में। इसको कॉपी कर लो पहले। ये वाला क्लियर है? प्रोसेस सबका सेम है भाई, बस एक वो पीछे वाला था वही अलग था, बाकी सब सेम है। गुड इवनिंग धीरेन्द्र प्रताप। ओके, कॉपी कर लिया। देखो अगले अगले के अंदर दिक्कत क्या, चेंज क्या है, बस न्यूट्रल से एक वायर आ जाएगा और I9 की जगह कितना लिख देंगे, I10 लिख देंगे, इतना ही फर्क है। अब आप लोगों को पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जांपल लिया है कि 10 + 10 + 10 कितना होता है, 30 नहीं होता है, 0 होता है, क्योंकि 3 फेज सिस्टम अपने आप में बैलेंस्ड सिस्टम होता है। इसमें न्यूट्रल में बहने वाली करंट ऑलरेडी कितनी होती है, 0। इसके अंदर न्यूट्रल में बहने वाली करंट ऑलरेडी कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए यहां पर न्यूट्रल वायर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सेम प्रोसेस है, न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो A10 बराबर कितना लिखेंगे, A9। वॉल्यूम 10 बराबर कितना लिखेंगे, 3.5 A10 इंटू एल लिखेंगे। अब यहां पर अगर मैं 3.5 की बात करूं, अगर मैं 3.5 की बात करूं तो 3.5 यहां पर जब लेंगे तो A9 ये रहा, इस A9 के अंदर यहां पर अपन 3.5 लिखेंगे तो 3.5 कितना हो गया, 2 से गुणा होकर के 3.5 इंटू 2 बराबर 7, डिवाइड बाई ये 3 पहले से है और 4 स्टैंडर्ड में है, तो ये कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। तो 7/12 कितना होता है, वॉल्यूम 10 इज इक्वल टू 0.583 K अपॉन कॉस स्क्वायर 5, कितना हो जाएगा 0.583 K अपॉन कॉस स्क्वायर 5। एक्सप्रेशन आ गया ये। कॉपीड, ओके। चलिए, तो यहां पर अपन ने ओवरहेड सिस्टम की सारी 10 की 10 कैलकुलेशन खत्म कर ली है। एक बार मैं आपको बता दूं किस तरीके से अपन ने इसको ओवर किया है। कल की क्लास के अंदर अपन ने डीसी सिस्टम डिस्कस किया था, जिसके अंदर सबसे पहला वैल्यू स्टैंडर्ड के आया था। उसके बाद जो सेकंड मेथड था इसके अंदर 0.25 के आया था, फिर एक वायर एक्स्ट्रा ऐड किया, उससे 0.3125 के हो गया था।
आज की क्लास के अंदर अपन ने जो है वो स्टार्टिंग एसी मेथड से करी, जिसका वैल्यू 2k/cos² आया। फिर उसके बाद मिड पॉइंट अर्थ वाले में 0.5k/cos², एक वायर एक्स्ट्रा ऐड करने पर वॉल्यूम बढ़ गया 0.625। टू फेज 4 वायर सिस्टम में 0.5k/cos², ये सबसे अलग। टू फेज 3 वायर मेथड, इसका 1.457k/cos²। थ्री फेज 3 वायर और ये 3 फेज 4 वायर। देखते ही देखते 10 डेरिवेशन अपन ने कर डाली है। अब चूंकि अपन ने अभी अभी 10 डेरिवेशन सारी की सारी करी है और आप लोगों को कल वाला तो डेटा याद ही है, तो अब अपने लिए जो है अंडरग्राउंड की कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। देखो कितना स्मूथली अपन अंडरग्राउंड की कैलकुलेशन करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अंडरग्राउंड सिस्टम की कैलकुलेशन में बताने वाला हूं आपको कैसे करनी है। अंडरग्राउंड सिस्टम बहुत ही स्मूथ है। अब आप लोगों को बस करना क्या है, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको ध्यान देना है। आप अपनी कॉपी में पहली डेरिवेशन निकाल लें, जो फेयर कॉपी आपकी उसकी पहली डेरिवेशन निकाल लें भाई। पहली और पीछे पलट, हाँ दिखा, पहली डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन निकाल करके अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे ऑब्जर्व करना है तुम लोगों को। अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर सबसे पहले वही क्या आएगा, अंडरग्राउंड सिस्टम में सबसे पहला वही डीसी सिस्टम आएगा, डीसी सिस्टम आएगा। और इस डीसी सिस्टम के अंदर भी पहला कौन सा आएगा, ए वाला, ए मेथड। क्लियर? मैं फिर से ए बी सी लिखूंगा, आपको नाम लिखकर फिर इसके अंदर की थ्योरी लिखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं रफ में बता रहा हूं इस तरफ करके। यहां देखो पहले स्क्रीन पे, आप जब डीसी मेथड कर रहे थे तब आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था डीसी मेथड के अंदर, है ना। और इसके अंदर यहां लाइन से न्यूट्रल रेफरेंस लिया था वीएम, ये करंट I1 था। ऐसा आपकी कॉपी में डायग्राम बना हुआ होगा कल की क्लास का। अब इस क्लास में अपन पहले तो ये ओवरहेड के लिए कर रहे थे, अब अपन यही मेथड किसके लिए कर रहे हैं, अंडरग्राउंड। आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बता रखा है कि ओवरहेड और अंडरग्राउंड सिस्टम के अंदर एक ही चीज का डिफरेंस है। ये देखो ये लिखा हुआ, ओवरहेड सिस्टम में रेफरेंस वोल्टेज लाइन से न्यूट्रल लिया जाएगा और अंडरग्राउंड सिस्टम में रेफरेंस वोल्टेज लाइन से लाइन के बीच में लिया जाएगा, वो भी वीएम। तो चूंकि हमें लाइन से लाइन वोल्टेज रेफरेंस के तौर पे लेना है, तो ये जो लाइन से न्यूट्रल है यहां पर हमें कुछ नहीं लिखना है, डायग्राम नहीं बनाने हैं, अपन सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ यहां लिखना है क्या, वीएम। अब मुझे एक बात बताओ, पिछले मेथड में यानी कि अंडरग्राउंड ओवरहेड सिस्टम के अंदर यहां पर वीएम था, यहां भी वीएम था। इस बार हमने यहां वीएम लिखा नहीं, डायरेक्ट यहां पर वीएम लिखा है। क्या कोई फर्क पड़ गया क्या? वायर आज भी दो हैं, वोल्टेज आज भी वीएम है, करंट आज भी I1 है, सिस्टम भी डीसी का है। क्या कोई भी तरीके से कोई बदलाव आएगा, यस और नो? क्या कोई बदलाव आएगा? रेफरेंस लाइन से लाइन लेने पर क्या सिस्टम में कोई बदलाव आया? क्या कोई चीज बदली, किसी का वैल्यू बदला? यस और नो? नो, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडरग्राउंड सिस्टम का जो पहला मेथड है ये वाला, ये ओवरहेड सिस्टम के ही पहले मेथड के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहां पर सिर्फ इतना सा लिखना है, सेम एज ओवरहेड डीसी टू वायर विथ वन वायर अर्थड। और वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिख देंगे, पक्का लिखना है ये तो, वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू के। इसका वॉल्यूम 1 कितना आ गया, के आ गया। अगला मेथड बी, बी मेथड में देखो आपकी कॉपी में, आप मैं या बी लिखूं तब आपको अपनी कॉपी में बी मेथड ऑब्जर्व करना है। बी मेथड में आप लोगों ने बीच में मिड पॉइंट अर्थ करके एक जनरेटर और लगाया था, उससे यहां पर वोल्टेज वीएम और वीएम, चूंकि ओवरहेड सिस्टम था लाइन से न्यूट्रल रेफरेंस लिखना जरूरी था, तो यहां वीएम लिखा, यहां भी वीएम लिखा, तो बाहर 2 वीएम मिला था, है ना। पर अब क्या करना है, अब यह है अंडरग्राउंड सिस्टम। अब यहां पर कोई रेफरेंस नहीं चलेगा,
यहां कोई भी रेफरेंस नहीं चलेगा, कुछ नहीं लिखना है, लाइन से लाइन चलेगा जो भी चलेगा रेफरेंस, और लाइन से लाइन रेफरेंस कितना लिखना है, लाइन से लाइन रेफरेंस वीएम लिखना है। अजम्पशन कह रहा है लाइन से लाइन लेना है और वीएम लेना है। तो अब आप कंपेयर करें, आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ है सेकंड मेथड और यहां जो लिखा हुआ है सेकंड मेथड, इसमें कंपेयर करें, वहां 2 VM था, यहां पर VM है, हाँ या ना? अच्छा, इससे इससे क्या फर्क पड़ा? आप अपनी कॉपी में पहले और दूसरे मेथड को कंपेयर करें, आप अपनी कॉपी में पहले और दूसरे मेथड को कंपेयर करें, पहले मेथड में वोल्टेज VM था, दूसरे में 2 VM था, बाकी सब कुछ सेम था, 2 वायर इसमें भी थे, 2 वायर इसमें भी थे, पावर लॉस इसमें भी 2 लिया, इसमें भी 2 लिया, वॉल्यूम इसमें भी 2 लिया, इसमें भी 2 लिया, फर्क सिर्फ इतना था कि एक में VM था और एक में 2 VM था, हाँ या ना? बिल्कुल। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इस मेथड में, पहले मेथड में वोल्टेज VM था और अभी दूसरे मेथड में भी वोल्टेज क्या है, VM का VM ही है। तो जो चीज ओवरहेड में बदली थी पहले से दूसरे मेथड में, अंडरग्राउंड में वो चीज नहीं बदली, तो रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। तो यहां पर भी वोल्टेज चूंकि VM ही है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, सेम एज, बस फर्क इतना है यहां पर अंडरग्राउंड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरा मेथड अपने ही पहले मेथड के बराबर हो गया। पिछले बार क्या था, यही था VM, इस बार क्या है, ये है VM। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो वोल्टेज वही है तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, वही, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पहले से ही सेम है। तो अंडरग्राउंड का दूसरा मेथड अपने खुद के ही पहले मेथड के बराबर हो जाएगा। ओवरहेड में बराबर नहीं था क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा था। यहां अंडरग्राउंड का दूसरा मेथड खुद के ही पहले मेथड के बराबर हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज क्या रह गया, सेम रह गया। अंडरग्राउंड DC 2 वायर विथ 1 वायर अर्थ, क्लियर? और यहां पर वॉल्यूम 2 लिखेंगे, वॉल्यूम 2 कितना आ जाएगा, के, वॉल्यूम 2 आ जाएगा के। नेक्स्ट, अगले मेथड में एक वायर चला दो एक्स्ट्रा, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या इस वायर को चलाने से? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने पिछली बार सीख रखा है, क्या सीख रखा है हमने, ये सीख रखा है कि तीसरा मेथड के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमेशा दूसरे मेथड के बराबर रहता है। A3 बराबर A2, ये पिछली बार भी लिखा था, ये इस बार भी रहेगा, सेम ही तो रहेगा। नया क्या है सर? नया ये है कि A3 तो A2 के बराबर है और A2 खुद A1 के बराबर है क्योंकि दोनों के अंदर रिजल्ट सेम है। और A1 किसके A1 के बराबर है? A1 किससे कंपेयर किया था? ओवरहेड सिस्टम के A1 से कंपेयर किया था, लिखा है ना, सेम एज ओवरहेड DC 2 वायर। यानी A3 बराबर हुआ A2 के, A3 बराबर हुआ A2 के, A2 बराबर हुआ A1 के, और A1 बराबर हुआ ओवरहेड सिस्टम के A1 के। और देखो भाई, ओवरहेड सिस्टम का A1 तुम्हारी कॉपी में 2p स्क्वायर रो L अपॉन VM स्क्वायर इंटू W लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताओ, तुम्हारी कॉपी के अंदर A1 का वैल्यू ओवरहेड के अंदर ये लिखा हुआ है कि नहीं? यस और नो? कम ऑन दादा, जल्दी से। ये सारी डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे यार डेरिवेशन कौन करेगा, हमें तो जिंदगी में डेरिवेशन से नफरत रही है, फॉर्मुलों से नफरत रही है, हम तो नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे। भाई बहुत जरूरी है ये जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है जिंदगी में, 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, वो ऐसे ही किसी क्वेश्चन की वजह से रहते हैं, है ना? तो ध्यान रखना इसका। तो ये A1 हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, कितने तार हैं वॉल्यूम 3 के अंदर? 2.5 है कि नहीं है? पिछली बार भी 2.5 लिखा, इस बार भी 2.5 लिखेंगे। A3 इंटू L, देखो 2.5 और 2 कितने हो गए? 2.5 इंटू 2 5, स्टैंडर्ड में कितना था? 4, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1.25। तो यहां से वॉल्यूम 3 का वैल्यू आ जाएगा 1.25 इंटू के, 1.25 इंटू के आ जाएगा। 2.5 इंटू 2 5 हो गया ना, और 5 स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना है? 4 के कंपैरिजन में 1.25 गुना है, 1.25 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस नो? यहां तक क्लियर है? डीसी सिस्टम हो गया है? देखो कितना आसान है।
सिर्फ कंपैरिजन करना है, वैल्यू लिख रहे हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करके वैल्यू लिख रहे हैं, कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। कल कर ली ना डेरिवेशन, आज कर ली ना डेरिवेशन, बार बार थोड़ी करेंगे, आया ना। चले आगे। चलिए नेक्स्ट मेथड, अगला कौन सा है, एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में आएगा डी मेथड। कंपैरिजन करना चालू करें, अपनी कॉपी में डी मेथड निकालें। कोई बताएगा मुझे, तुम में से क्या कोई मुझे डी मेथड का रिजल्ट बताएगा डायरेक्ट? अंडरग्राउंड के अंदर कितना लिख दूं मैं? अंडरग्राउंड में डी मेथड का रिजल्ट कोई बताएगा डायरेक्ट कितना लिख दूं मैं? अपनी कॉपी के अंदर आपके पास में डी मेथड अवेलेबल है ओवरहेड का, अंडरग्राउंड को उससे कंपेयर करके, और डी मेथड का रिजल्ट बता दो मुझे, कोई कौन बताएगा? शाबाश। सेम रहेगा, वेरी गुड, सेम होगा, शाबाश। करना क्या है देखो, ये बनाया अपन ने इंडक्टर, यहां वोल्टेज कितना लिखा था, Vm, फिर यहां भी कितना लिखा, Vm, चौथा सिस्टम था। अब यहां रेफरेंस नहीं लेना है, क्योंकि लेना ही नहीं है आपको, अंडरग्राउंड में रेफरेंस लाइन से लाइन लेना है, कितना लेना है, Vm। तो क्या फर्क पड़ गया भाई, पहले यहां Vm था, अब यहां Vm है, वोल्टेज तो सेम है ना, सिस्टम भी सेम है ना, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा ना, तो यहां पर सिर्फ इतना सा लिखना है, सेम एज ओवरहेड सिंगल फेज 2 वायर विथ 1 वायर अर्थड, सिंगल फेज 2 वायर विथ 1 वायर अर्थड, और वॉल्यूम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2k अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। शाबाश, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। पहली बार में आप लोग इतने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं चीजों को, आपका स्तर इसका मतलब बहुत अच्छा है। पहली बार में तुम समझ गए ये बात, यार क्या बात है, किसका असर है ये, है? पहली बार में तुम इतना तगड़े तरीके से समझ रहे हो चीजों को, ये असर किसका है? ये गाना नहीं सुना तुमने, वो है किसकी दुआ का ये असर, पूछे जो कोई तो मैं किसका नाम लूं, बोलो रे। पूछे जो कोई तो तेरा नाम लूं। बिल्कुल सर, वीडियो दोबारा देखना पड़ता है, अब तुम्हारा नेट खराब चलेगा तो दोबारा देखना ही पड़ेगा, अटकेगा बीच में तो, क्योंकि ये सिर्फ लाइव चलता है, लाइव के अंदर बैक नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते तुम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चलते हैं। अगले वाले मेथड के अंदर देखो बाबा, इसमें Vm बाहर 2Vm, पर इस बार इधर कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं लेना, यहाँ पे रेफरेंस लेना सीधा यहां लाइन टू लाइन, कितना, Vm। तो जिस प्रकार डीसी के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे मेथड में, दूसरे की बात करता हूं, डीसी में जिस प्रकार दूसरा अपने ही पहले के बराबर हो गया, उसी प्रकार एसी के अंदर भी दूसरा अपने ही पहले मेथड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हुआ है, वोल्टेज Vm का Vm ही है। ऐसा डेरिवेशन पहली बार पता चल रहा है सर, इससे पहले सिर्फ याद ही किया था, याद करने का तो कंसेप्ट ही नहीं है। अपन यहां पर हर चीज का धागा खोलेंगे भाई, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो तुम्हें रट्टा मारनी पड़े,
हाँ, अगर कोई चीज ऐसी है थ्योरेटिकल डेटा टाइप, फिक्स डेटा टाइप, उसका तो तुम्हें रट्टा मारना ही पड़ेगा। पर जिस किसी भी चीज का कोई ना कोई कंसेप्ट है दुनिया में, वो तुम्हारी इस क्लास में तुम्हें मिलेगा, गारंटी है। समझ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी कहा मैंने कि रघु में महसूस कराऊंगा मैं तुम्हें। बस तुम्हें क्या करना है, शेयर करना है। जितने ज्यादा दोस्त हो सके उनको शेयर करना है। क्या शेयर करना है दादा? मेरे नंबर शेयर करने हैं। क्यों शेयर करने हैं? वो इसलिए ताकि उनको भी तो ये कोर्स दिलाओगे तुम, और जब उनको कोर्स दिलाओगे तो उनको दिक्कत आएगी कि कोर्स लेना कैसे, तो मेरे नंबर उनके काम आएंगे। तो उनको शेयर करो कि बाबा पावर सिस्टम पढ़ लो, इंडिविजुअल पावर सिस्टम। अच्छा, जिन्होंने भी इंडिविजुअल पावर सिस्टम परचेज किया है निम्बस लर्निंग की ऐप पर, वहां पर कोर्स परचेज करने के साइड में ऐसे अंगूठा बना हुआ है, ऐसे। उस अंगूठे को दबाया कि नहीं दबाया तुम लोगों ने? उस कोर्स को लाइक करना है भाई, उस अंगूठे को दबाओ जाकर के। उस अंगूठे को दबाना है, आज ही दबा देना क्लास खत्म होने के बाद। चलो आगे चलें। तो इस वाले मेथड के अंदर क्या हो जाएगा? सेम एज अंडरग्राउंड, सेम एज अंडरग्राउंड सिंगल फेज 2 वायर विथ 1 वायर अर्थ। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? वॉल्यूम 5 इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम 5 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन कॉस स्क्वायर 5। असली आनंद तो आज की क्लास के एंड में आएगा, जब ये 20 की 20 वैल्यूज एक साथ होंगी, और फिर अपन करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त गेम। मजा आएगा भाई, लास्ट में बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। चलो अगले मेथड में क्या हुआ बाबा? एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, मेथड 5वां आ गया। कोई फर्क पड़ा था क्या इससे? नहीं। हमने इतना सा लिखा था A5 बराबर A4, सॉरी A6 बराबर A5 लिखा था। अपनी कॉपी में चेक करो, A6 बराबर A5 लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसमें भी रहेगा A6 बराबर A5, यहां पर भी रहेगा A6 बराबर A5। बस फर्क इतना है कि इस बार A5 खुद A4 के बराबर हुआ पड़ा है, और ये जो A4 है वो ओवरहेड से कंपेयर करके लाए हैं, तो ये ओवरहेड सिस्टम के A4 के बराबर हुआ पड़ा है। यस और नो? इसका मतलब अंडरग्राउंड में वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं है। अभी बताएंगे बाबा, अभी बताएंगे, कंक्लूजन जब बताएंगे ना तब आंखें खुलेगी एकदम तुम्हारी। तो इसका मतलब क्या करना है? इसका मतलब ये करना है कि अगले मेथड में एक चीज तो फाइनलाइज्ड है ही। क्या चीज फाइनल है? यही इस एफ मेथड में ये फाइनल है कि A6 को A5 के बराबर तो लिख ही रहे थे, अब A5 को A4 के बराबर लिखेंगे, और ओवरहेड सिस्टम का A4 4p स्क्वायर रो एल अपॉन वीएम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ये है क्या? जरा चेक करके बताओ मुझे, चेक करके बताओ। मेरी मेमोरी थोड़ी सी कमजोर है, मैं भूल जाता हूँ, एबीसीडी भूल जाता हूँ यार मैं तो ये वाला मेथड मैंने सही, ये वैल्यू मैंने सही लिखी कि नहीं लिखी, एक बार चेक करना बाबा। कम ऑन चेक इट आउट, सही लिखा है कि नहीं? भरोसा ही नहीं है, मतलब पेन पेज पलट करके चेक और कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही विश्वास नहीं है मेरी बात का। तो जाओ तुम। तो यहां पर देखो, अरे नहीं जाना नहीं बाबा, इधर ही रहना, इधर ही रहना। तो यहां पर अपन बात करें वॉल्यूम 6 की, तो कितना लिखेंगे? 2.5 लिखेंगे। 2.5 A6 इंटू एल। सर 6 क्यों 2.5 क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई पिछली बार भी तो A6 में 2.5 था, तो इस बार भी 2.5 रहेगा। वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज सिर्फ वोल्टेज में आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बिल्कुल। वॉल्यूम 6 कितना आ जाएगा? ये 4 पहले से, 2.5 गुणा करोगे और फिर 4 का भाग दोगे, तो ये 4 तो कट गया, बचा कितना? 2.5। तो यहां लिख देंगे 2.5 k अपॉन, तो नीचे लिख लेते हैं ना थोड़ा सा, वॉल्यूम 6 इज इक्वल टू 2.5 k अपॉन कॉस स्क्वायर 5। ये लीजिए, क्लियर? ये क्लियर है एसी के तीनों सिंगल फेज के? तो अपन आगे चलते हैं फिर 2 फेज वाले पे।
क्लियर 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 क्लियर। ओके, अब देखो, इतने सारे मेथड्स के मैंने बताए बताए हैं ना भाई। कॉपी में लिखने के दौरान जगह छोड़ के लिखना, ये पहले मेथड का नाम लिखना, फिर ये लिखना, डायरेक्ट मत छापना। वॉल्यूम 7, इतने सारे मेथड के मैंने बताए हैं। आप मुझे ये इसका बता दो, 2 फेज 4 वायर वाले का फर्क क्या आएगा वो मैं बता देता हूं। ये रहा 2 फेज 4 वायर सिस्टम। 2 फेज 4 वायर सिस्टम में यहाँ वीएम, यहाँ वीएम, यहाँ 2 वीएम आया था। अब यहाँ कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन रेफरेंस लेना है। और कितना लेना है? वीएम लेना है। तो लाइन टू लाइन डायरेक्ट रेफरेंस वीएम लोगे तो यहाँ 2 वीएम की जगह वीएम लेके कैलकुलेशन दोबारा करनी है। तो यहाँ जो 2 वीएम है इसको किससे रिप्लेस करना है? वीएम से। पूरी कैलकुलेशन दोबारा करनी है और आंसर बताना है। आगे बात समझ में? फिगर सारे सेम रहेंगे बाबा, फिगर सारे सेम रहेंगे। फर्क क्या रहेगा? देखो फर्क क्या रहेगा यहाँ पे। फर्क क्या रहेगा फिगर में? यहां वीएम लिखना नहीं है, यहां वीएम लिखना है सीधा। पिछले वाले की बात करूं मैं अगर, जैसे इसमें यहां वीएम वीएम नहीं लिखना है, सीधा यहां वीएम लिखना है। इसकी बात करूं, यहां वीएम लिखना है, यहां कुछ नहीं लिखना है। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो 2 फेज 4 वायर में इस कैलकुलेशन में 2 वीएम को वीएम लिख करके दोबारा कैलकुलेट करो और मुझे यहां पर वैल्यू बताओ कितना लिखना है इस जगह 2 फेज 4 वायर के लिए। जल्दी बताओ बाबा। 8k/cos²φ गलत है। फिर से चेक करो कैलकुलेशन। सानू k/cos² गलत है। सानू फिर से चेक करो। चलो देख लेते हैं इसको। 2k/cos² एकदम सही है। देखो करना क्या है आपको, ध्यान से देखना। यहां पर आपने 2 वीएम की जगह जब वीएम किया तो यहाँ वीएम आएगा, यहाँ वीएम/√2 आएगा। मतलब यहाँ √2 ऊपर नहीं नीचे आना चाहिए। जब आपने इसको यहाँ पुट किया तो √2 यहाँ पर है, जबकि ये ऊपर होना चाहिए। और अगले स्टेप में आपने जब इसका स्क्वायर किया तो ये 2 नीचे आया।
ये 2 नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां से ये 2 लगातार एक्स्ट्रा नीचे चल रहा है, तो नीचे से 2 हटाना है और ऊपर की तरफ 2 लगाना है। अब एक बात बताओ, नीचे 2 एक्स्ट्रा है, इसको हटाकर ऊपर 2 लगाना है, तो 4 से गुणा कर दो एक्सप्रेशन को। तो 2 से 4 कटेगा, ऊपर 2 रह जाएगा, तो नीचे से 2 हट गया और ऊपर 2 लग गया। तो एक्सप्रेशन को 4 से गुणा कर दो ना। 0.5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 को 4 से गुणा करोगे तो 2 क्या आ जाएगा? 2k अपॉन cos स्क्वायर फाई। सिंपल। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत कहाँ, इतना दिमाग क्यों लगाना, सीधा आ रहा है आंसर। और अगले वाला मेथड जो वॉल्यूम 8 है वो आप याद कर लें फिलहाल, 2.914 k अपॉन cos स्क्वायर फाई। ये आपका 2 फेज 3 वायर वाला है, ये मेथड जो पढ़ा है ना आपने 1.457। इसका अंडरग्राउंड का मेथड जो है ना, इसका वैल्यू होता है 2.914 k अपॉन cos स्क्वायर फाई। ये वैल्यू मैं आपको थोड़ी देर बाद में प्रूव कर दूंगा कैसे आई है। फिलहाल सिर्फ मेरी बात मान लें कि ये इतना होगा, जी के बाद एच। मैं थोड़ी देर में प्रूव कर दूंगा ये वैल्यू कहां से आई है। क्लियर? ये सारा लिख लिया है तो अपन आगे चलें। हम सब कर दो, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया, आई पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट, एच के बाद में आई। अब इसकी मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अपन ने एक भी डेरिवेशन किया नहीं है, सब कंपैरिजन ही किए हैं। तो 3 फेज सिस्टम थोड़ा सा जो है वो फेमस भी होता है, तो अपन इसकी डेरिवेशन को करके देख लेते हैं एक बार, ताकि अपन को इत्मीनान हो जाए और अपन को करना भी आ जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए ना अपन अपनी, यार ये करते कैसे हैं इसकी डेरिवेशन को या इसकी कैलकुलेशन को। ठीक है, इसको मैं करके बता देता हूँ। अब देखो रेफरेंस कहाँ लेना है, इस बार लाइन टू लाइन लेना है ना। पिछली बार लाइन से न्यूट्रल लिया था, इस बार लाइन टू लाइन लेना है। करंट का वैल्यू 9th मेथड है, इसलिए I9 हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीपल फेज वाले सिस्टम में कैलकुलेशन कैसे होती है, एक फेज का पावर और एक फेज का वोल्टेज लेते हो, हाँ या ना। जब आप मल्टीपल फेज सिस्टम की बात करते हैं तब आप एक फेज का पावर लेते हैं और एक फेज का वोल्टेज लेते हैं। तो एक फेज का पावर तो अपन यहां पर लिख लेंगे, पावर कितना है, P/3 है। पर अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वोल्टेज की, तो मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर जो है वो फेज का नहीं है, बाय डिफॉल्ट लाइन का गिवन है। तो लाइन का वोल्टेज Vm होता है, तो फेज वोल्टेज जो है वो 3 फेज सिस्टम में यहां पर जब मेजर करोगे स्टार कनेक्शन के केस में, तो ये वैल्यू कितनी होगी, Vm/√3 होगी। यही ट्रिक है इसकी। तो यहां मैक्सिमम वोल्टेज आपका Vm/√3 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक फेज का पावर और एक फेज का वोल्टेज चाहिए। पावर तो P/3 लिख दिया, पर वोल्टेज मुझे लाइन का गिवन है। क्यों? क्योंकि अंडरग्राउंड सिस्टम में रेफरेंस लाइन से लाइन लेना है, Vm। तो अगर लाइन वोल्टेज Vm है तो फेज वोल्टेज Vm/√3 होगा। तो Vm/√3 कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम। तो अब इसका क्या निकालेंगे, RMS निकालेंगे। तो RMS वोल्टेज कितना हो जाएगा, Vm/√3 तो है ही, अब एक और क्या लगा देंगे साथ में, √2 लगा देंगे। समझ में आ गई बात। अब यहां पर आरएमएस वैल्यू आ गया, तो अब लाइन करंट निकाल लेते हैं। लाइन करंट के लिए वैल्यू हुई पावर P/3, वोल्टेज Vm/√3 √2, और यहां पर क्या आ जाएगा, cos फाई आ जाएगा, P/V cos फाई। स्टेप्स तो अब आप लोगों को रट गए होंगे सारे के सारे, और यही वजह है कि मैंने एक एक डेरिवेशन कराई है, ताकि आपको एटलीस्ट स्टेप्स तो रट ही जाए सारे, कि भाई ऐसे करना है। पावर लॉस की अगर मैं बात करूं, कितने कंडक्टर हैं, 3I9² इंटू R9 लिखेंगे। अब यहां पर पुट करोगे तो पावर लॉस का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 3 तो ये है ही, I9 का स्क्वायर करो, 3 इंटू 2p² बटा ये कितना हो जाएगा, 9Vm² cos स्क्वायर फाई, और R को क्या लिख देंगे, ρl/A9। ये 3 और 9 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो A9 का वैल्यू कितना आएगा, 2 बच गया है वहां पर, 2p² ρl/Vm² cos स्क्वायर फाई इंटू W।
अब यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम 9 इज इक्वल टू कितना, 3 कंडक्टर हैं, 3n, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, चेंज सिर्फ वोल्टेज में आता है, बाकी सब सेम है, सारा प्रोसेस सेम है, तुम कर चुके हो ये। वॉल्यूम 9 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, ओरिजिनल में कितना था 4, तो 6/4 कितना हो जाएगा 1.5 k अपॉन कॉस स्क्वायर 5। जिन लोगों ने डेरिवेशंस पहली बार देखे हैं या फिर जिन्होंने अपने डिप्लोमा के अंदर या कॉलेज के अंदर डेरिवेशंस वगैरह ज्यादा नहीं किए हैं, उन्हें पहली बार में देखने में अजीब लगेगा, समझ में सारा आएगा, पर मन में एक डर रहेगा कि यार इतनी सारी डेरिवेशन का क्या होगा। जब मैं कंक्लूजन करूंगा इस टॉपिक का तब आपके सारे डर गायब हो जाएंगे मन के। और अक्सर लोगों के मन में ये डर रहता है कि यार अभी तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, पर मेरे को भविष्य में समझ में नहीं आया तो फिर क्या करूंगा। अरे अभी समझ में आ रहा है तो भविष्य में भी आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप रिवाइज कितना अच्छे से करते हैं। अब लास्ट मेथड की अगर मैं बात करूं, ABCD F G H I J के बाद में जे के अंदर क्या होगा, एक वायर एक्स्ट्रा रन करेगा यहां से, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार क्या लिखते हैं, A10 बराबर कितना लिखते हैं, A9 लिखते हैं, तो वॉल्यूम 10 किसके बराबर हो जाएगा, 3 कंडक्टर तो है ही, बीच वाला एक और आ जाएगा 3.5, A10 इंटू L। A9 का वैल्यू कितना है 2 और 3.5 गुना होगा, तो 3.5 इंटू 2 कितना हो गया 7, और ओरिजिनल में कितना है 4, 7/4 करो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 10 इज इक्वल टू 1.75 k अपॉन cos स्क्वायर 5, 1.75 k अपॉन cos स्क्वायर 5। क्लियर। ये आपकी 20वीं डेरिवेशन खत्म हो गई। ये सुनो जरा जल्दी से बताओ। आर्यन प्रणाम, आशीर्वाद दादा, अभी अभी आए हो क्या आप क्लास में, या अभी अभी परचेज ही किया है जस्ट। कॉपी करो, ये समझ में आ गया तो थम्स अप करो, और कॉपी कर लिया है तो फटाफट से 2 थम्स अप कर दो। आर्यन क्या कह रहे हैं, कल भी लेट आया था आपको याद नहीं है। अब यार ऑफलाइन क्लास होती है तो क्या है कि शक्ल याद हो जाती है। अब मुझे तुम्हारी शक्ल तो याद होगी नहीं, क्योंकि शक्ल तो मैंने तुम्हारी देखी नहीं। अब तुम कल मेरे को मान लो लेट आकर के कहोगे हाँ सर मैं लेट आया हूँ, तो मैं तो ऐसे थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ तो नाम दिखता है, शक्ल दिखती तो मैं आज लेट आते ही पकड़ लेता ना कि हाँ भाई कल लेट आए थे, आज क्या हो गया, वो वाली बात है। ये 2 थम्सअप का कहा था ये सचिन, 3 थम्सअप किस लिए, तीसरे हाथ है, तीसरा थम्सअप ज्यादा अच्छे से समझ में आया उसके लिए दादा, ओके। चलो 10 मेथड ओवरहेड के और 10 मेथड अंडरग्राउंड के हुए समाप्त। अब ओपन करते हैं कंपैरिजन, हेडिंग लगाएंगे अपन कंक्लूजन। कंक्लूजन डिस्कस करने वाले हैं अपन। कंक्लूजन क्या है इस हेडिंग का, एक दो तीन चार पाँच छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10, ठीक है, दिस इज गुड।
चलिए इस तरफ लिख रहे हैं अपन ओवरहेड सिस्टम और इस तरफ अपन लिख रहे हैं अंडरग्राउंड सिस्टम। कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि अगले 20 मिनट में आपको वो आनंद आने वाला है जिस आनंद के लिए आपने पिछले 2 दिन की क्लासें करी है। 1.75 कैसे आया? 7/4 से आ गया ना। थैंक्स राहुल। ऐसे छोटे मोटे डाउट तुम एक दूसरे के कमेंट करके क्लियर कर दिया करो, अगर फ्री हो तो। लैपटॉप है, टाइप कर सकते हो तो, मतलब वरना मैं तो बता ही देता हूं। अब यहां पर अपन बात करें, ये स्टार्टिंग के 3 मेथड हैं डीसी के, फिर ये 3 मेथड हैं सिंगल फेज के। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अरे एक कम पड़ गया। चलो ओ ये 2 फेज और ये 3 फेज हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें अपन, सारी वैल्यूज एक साथ लिख रहे हैं बाबा, एक ही बार में याद कर लेंगे सब कुछ। सिस्टम का नाम ABCDEFGHI देखा बचपन कितना काम आ रहा है। कौन कहता है बचपन में पढ़ा हुआ काम नहीं आता? देखो पूरी एबीसीडी काम आ रही। आगे अपन और पढ़ेंगे एबीसीडी को, ऐसे भी टॉपिक आएंगे जिसमें अपन आगे तक चलेंगे। बिल्कुल। अब देखो ओवरहेड सिस्टम की बात करें, ओवरहेड सिस्टम की बात करें, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। हमने एक डेरिवेशन किया था। कौन सा डेरिवेशन किया था सर? एडवांटेज ऑफ EHV-AC का एक डेरिवेशन किया था। उस एडवांटेज ऑफ EHV-AC वाली जो डेरिवेशन है उसमें एक एक्सप्रेशन निकाला था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डब्ल्यू। ये अपन ने एक्सप्रेशन निकाला था। ये इक्वेशन नंबर 6 है, तुम अपनी कॉपी पलट करके देख सकते हो। हेडिंग नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 हेडिंग नंबर 3, इसके अंदर सब हेडिंग है एडवांटेज, और एडवांटेज नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 6 लिखा रखी है, वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस। इससे ज्यादा एड्रेस नहीं दे सकता मैं। देख लो, अगर ऐसा कहीं है तो फटाफट से थम्स अप करो। हाँ सर देख लिया, क्या करना है जल्दी बताओ। मिल गया? इस फॉर्मूले के नीचे अपन ने कंक्लूजन लिख रखा है कि वॉल्यूम वी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कॉस स्क्वायर फाइव के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आया ना? कॉस स्क्वायर फाइव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लिखा हुआ है अपन ने। तो इस कंसेप्ट को हम यहां भी लगा सकते हैं। यहां पर वॉल्यूम कितना मिला स्टैंडर्ड? 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डब्ल्यू। देखो लगभग सेम है, 4p स्क्वायर रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू, और एसी में सब में कॉस स्क्वायर फाइव अलग से आया। मतलब अपन ने जो आज और कल डेरिवेशन करी है, ये एक्चुअल में हम परसों कर चुके हैं एक बार। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय अपन ने एक कंडक्टर की बात करी थी और आज अपन ने पूरे सिस्टम की बात करी है, सारे के सारे ओवरहेड और अंडरग्राउंड में। यानी कि अगर आप वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर रो एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इंटू डब्ल्यू, ये स्टैंडर्ड अगर अपन फॉर्मूला निकाले तो ये निकलता है। आप इस फॉर्मूले से वॉल्यूम समानुपाती 1/v स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट इन सभी वैल्यूज को याद करने के लिए काम में ले सकते हैं। सर आपने क्या कहा? याद करने के लिए?
हाँ भाई, ये वैल्यूज मैं याद करवा रहा हूं तुम्हें कि कैसे याद करनी है। ओ, हो मत करो, इसको याद करना है, समझो इधर देखो, इसको याद करना सिखा रहा हूं। 10 की 10 नहीं, 20 की 20 वैल्यू। मतलब ऐसा तरीका है कि वैल्यूज याद करने के लिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा है। हाँ, वैल्यूज याद करने के लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ याद किए वैल्यू याद होगी। बोलो बताओ, बताओ ट्रिक के नहीं बताऊं? बोलो, तुम कहो तो बता देता हूं, वरना रहने देता हूं भाई। तुम याद कर सकते हो तो कर लो। चलो अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, मैं बता देता हूं। तो यहां पर वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसको अगर ये लिखना चाह रहे हो तो बाकी सारी चीजें क्या माननी पड़ेंगी? कांस्टेंट। वहां तो अपन ने मानी थी, अज्यूम किया था, और यहां प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आप इन टेबलों, इस टेबल को याद करने के लिए लगाना चाहते हो तो यू हैव टू प्रूव कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, तब मैं ये फॉर्मूला यहां पर लगा रहा हूं। तो बाकी सारी चीजें जब कांस्टेंट है, ये बाकी सारी चीजें जब कांस्टेंट है तो उसके बाद ही अपन ये यहां पर एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट है ये प्रूव कर देते हैं। देखो, पावर सारे के सारे मेथड में सेम है, एजम्पशन नंबर 1। पावर सारे के सारे मेथड में सेम है, अजम्पशन नंबर 1। अजम्पशन नंबर 1 ये कब लिखा था? मेरे को पता था तुम भूल जाते हो, पीडीएफ खुली पड़ी है भाई, ये देखो ये लिखा पड़ा। पावर सारे मेथड में सेम है, लंबाई सारे मेथड में सेम है, पावर लॉस सारे मेथड में सेम है। ओहो, वो मत करो ज्यादा, इधर देखो। पावर लॉस सेम है, लेंथ सेम है, पावर सेम है। अच्छा, मटेरियल तो सब में सेम ही होगा, सब में ही एसी एसआर या सब में ही एल्यूमिनियम काम मिलेंगे, हर एक में अलग अलग थोड़ी काम मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो हर एक में अलग अलग काम में नहीं लेंगे, मटेरियल सब में क्या रहेगा? सेम। बचा कौन? वी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाइव। डीसी में तो कॉस फाइव 1 हो जाएगा, तो ये अप्लाई हो जाएगा। और एसी में याद करो, हर एक्सप्रेशन के नीचे अलग से कॉस स्क्वायर फाइव लिखा है, हाँ या ना? हर मेथड में नीचे कॉस स्क्वायर फाइव लिखा हुआ है एसी के अंदर। तो एसी में कॉस फाइव को अपन ने अलग से लिख दिया एक्सप्रेशन में, इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी ये सारे मेथड याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक काम आएगी, और वो ये कि वॉल्यूम 1/v² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब सर हमें क्या करना है? तुम्हें बस कॉपी में पन्ना पलट करके पहले मेथड, जो जो मेथड यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस मेथड का डायग्राम देखना है, और डायग्राम देख करके वोल्टेज को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, पहला हेडिंग निकाल लो। सबसे पहला 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 तो हमेशा याद ही रहता है, तुम लोगों को तो पता ही है। तो पहला पहला डेरिवेशन जो अपन ने किया, मैं डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, पहला पहला, कहीं और नहीं जाना है। तो पहला पहला डेरिवेशन ओवरहेड का निकालो, और उसके अंदर अपन ने वैल्यू जो है वो कितना लिखा है बाबा? के लिखा है, हाँ या ना? उसके अंदर वैल्यू अपन ने के लिखा है। आई विल यूज पिंक फॉर दिस एंड ब्लू फॉर दिस। वैल्यू के लिखा है, हाँ या ना? के लिखा है। अब अगर अपन बात करें दूसरे मेथड की, तो Vm पहले वाले मेथड में वोल्टेज था, दूसरे वाले मेथड में वोल्टेज 2Vm हो गया था क्या? पहले में वोल्टेज Vm है, दूसरे में कितना है? 2Vm। तो यहां देखो, वोल्टेज जैसे डबल होगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/4। वोल्टेज डबल, वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ K है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 0.25 K। बोलो बताओ, याद करना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। यहां से यहां पर कितना गुना है? 1/4 टाइम्स है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज Vm से कितना हो गया? 2Vm हो गया। Vm से 2Vm हो गया, समझे? अब मैं बात करूं तीसरे मेथड की, तो तीसरे मेथड में एक वायर एक्स्ट्रा चलाया था, पर वोल्टेज 2Vm का 2Vm ही है। तो जैसे ही वोल्टेज सेम हो गया, ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। फिर जब वोल्टेज बदलेगा तो ही ये काम आएगा, जिस मेथड में वोल्टेज सेम है ये काम नहीं आएगा। तो डीसी 3 वायर में वोल्टेज ऊपर वाले के जैसा ही है, दोनों में 2Vm है, दोनों में 2Vm है, तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा। पर अपन ने एक वायर एक्स्ट्रा काम में लिया है, वॉल्यूम तो बढ़ेगा। तो याद करने का तरीका क्या है सर? देखो करना क्या है, एज इट इज वैल्यू कॉपी कर दो। ओके, 0.25 के कॉपी कर दिया, फिर आगे चुपके से 31 लगा दो। ठीक है, तो इतना सा याद करना है, 31 लगाना है, ऊपर से कॉपी करके ये तो हो जाएगा, मैनेजेबल है। ओवरहेड सीख गए ना, अंडरग्राउंड की तो एक भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी ओवरहेड से निकलती है। इसलिए असल में तो ओवरहेड सिस्टम आपको ध्यान रखना है, अंडरग्राउंड सारा ओवरहेड से कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? देखो भाई,
ये क्या कर रहे हो सर? अरे देखते जाओ तुम। ओवरहेड में वोल्टेज Vm था, अंडरग्राउंड में भी Vm है, वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, K का K रह जाएगा। अरे अंडरग्राउंड का कलर अलग करना है, K का K रह जाएगा। इसमें वोल्टेज कितना है सर? इसमें वोल्टेज 2Vm है, पर इसमें कितना था सर? इसमें Vm ही था। इन दोनों में वोल्टेज Vm रह गया था, तो अपन को इधर से कंपैरिजन करना है, आपस में नहीं करना। आपस में यहां करेंगे, इधर से इधर कंपैरिजन करेंगे। फिर ये Vm सेम, ये Vm नहीं है, ये 2Vm है, पर ये तो Vm ही रह गया। तो देखो भाई, वोल्टेज के डबल होने पर वॉल्यूम 4 गुना कम, तो वोल्टेज के आधे होने पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 गुना ज्यादा। तो 2Vm से Vm हुआ, 2Vm से Vm हुआ, वोल्टेज आधा हुआ, वोल्टेज आधा होते ही वॉल्यूम कितना गुना बढ़ गई? 4 गुना। 0.25 का 4 गुना कितना होता है? 0.25 का 4 गुना सर K होता है। तो ये 4 गुना हुआ, तो ये 3 वायर वाला भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। तो इसको भी 4 गुना करो, 0.3125 का 4 गुना 1.25 K होता है। बोलो बताओ, रट्टा मारने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो, रट्टा मारना पड़ा क्या? अरे तो बहुत ही आसान लग रहा है, एकदम धागा खोल देंगे पूरा। आगे देखो तुम, आगे देखो, ये सिंगल फेज वाला आ गया। अच्छा, सिंगल फेज में कितना वैल्यू होता है? 2K। ये तो याद करना पड़ रहा है। आप तो कहते हैं कि हम याद करने नहीं देंगे, हम सारा कंसेप्ट बता देंगे। अब बताओ, बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, सब्र करो, थोड़ा सा ध्यान दो। इधर 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 वोल्टेज कितना था? Vm था। डीसी में वोल्टेज, मतलब सिंगल फेज में वोल्टेज कितना था? Vm था। पर Vm लेके कैलकुलेशन नहीं करी थी, कैलकुलेशन करी थी Vm/√2 से। हाँ, RMS लिया था। तो इधर कितना है? Vm। इधर कितना है? Vm/√2। Vm/√2, तो वोल्टेज कितना गुना कम हुआ सर? वोल्टेज √2 गुना कम हुआ, तो वॉल्यूम कितना गुना बढ़ेगी? डबल बढ़ेगी। वोल्टेज कितना गुना कम हुआ? वोल्टेज 1/√2 हुआ। 1/√2 होने पर 1/√2 का स्क्वायर, वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगी? डबल हो जाएगी। तो यहां K था, तो यहां पर 2K हो जाएगा। ये लो भैया, 2K हो जाएगा। और जितने भी AC के हैं, आंख बंद करके नीचे cos स्क्वायर फाई तो चिपकाना ही है। बोलो बताओ, क्लियर? तो ये यहां पर वैल्यू जो है वो कितना गुना आ जाएगा? 2 गुना, क्योंकि Vm से कितना हो रहा है? Vm/√2। अच्छा, इससे अगले में यहां Vm था, यहां 2Vm था, वोल्टेज डबल हो गया। और वोल्टेज डबल होते वॉल्यूम कितना? वोल्टेज डबल, वॉल्यूम 1/4। वोल्टेज डबल, वॉल्यूम 1/4, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 2K का 1/4, 0.5 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। जैसे यहां पर 1/4 हुआ, यहां पर भी 1/4 हो गया, 1/4। 1/4 वोल्टेज डबल, वॉल्यूम 1/4। तीसरे में सर, इसके भी तीसरे को याद करना पड़ा, तो क्या इसके भी तीसरे को याद करना पड़ेगा? बिल्कुल, तुम खुद ही समझ गए। इसको याद करने का तरीका क्या है सर? पिछली बार क्या था? ऊपर वाला कॉपी करके 31 लगा दो। वो इस बार भी सेम है, ऊपर वाला कॉपी करके। सर अब क्या 31 लगाना है? नहीं बाबा, यहां पर देखो, डीसी से एसी में वैल्यू डबल हो रही है, तो तुक्का भी डबल कर देंगे। तुक्का 31 था, डबल कर दो, तुक्के को 62 कर दो। 0.625 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। यस और नो? 0.625 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। क्लियर है सबको? ये किसकी बात हो गई? सिंगल फेज की। इधर आ जाओ, सिंगल फेज सिस्टम को अंडरग्राउंड में कंपेयर करें तो देखो, यहां वोल्टेज Vm है, यहां भी Vm है, सेम रह जाएगा, 2K अपॉन cos स्क्वायर फाई। यहां वोल्टेज 2Vm है, पर यहां वोल्टेज Vm ही है, तो जैसे ये 4 गुना हुआ था, ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 0.5 का 4 गुना 2K अपॉन cos स्क्वायर फाई। ये 4 गुना हुआ, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 0.625 का 4 गुना कितना होता है? 2.5 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। बात खत्म ही हो गई। जितना जल्दी ये सीखोगे, उससे 4 गुना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 2 फेज 4 वायर, वोल्टेज कितना? 2Vm। वोल्टेज Vm से, यहां Vm था, AC में कंपेयर कर रहे हैं, Vm से 2Vm हुआ है, तो वोल्टेज Vm से 2Vm, तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। 2K का 1/4 कितना होता है? 0.5 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। या फिर एक बात ऐसे याद रख लो, एक छोड़ करके एक स्टेप, एक छोड़ करके एक रिपीट करना है, फिर एक छोड़ करके एक रिपीट करना है, ये भी 0.5 K अपॉन cos स्क्वायर फाई है। एक छोड़ करके एक रिपीट कर दो। अच्छा, 2 फेज के अंदर ये वैल्यू कितनी थी? 0.5 K अपॉन cos स्क्वायर फाई। ये वाली वैल्यू आपने खुद ने डिराइव करी है, बहुत ही मुश्किल से,
1.457 k अपॉन cos स्क्वायर फाई। ये इकलौती वैल्यू याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी मैंने डायरेक्ट करवाई है, पर मैं यहां से यहां जाने की पूरी गारंटी ले रहा हूं। देखो कैसे, ये कौन सा है, 2 फेज 4 वायर, वोल्टेज कितना 2 वीएम, और आपने खुद ने डिराइव किया, देखो आपने खुद ने ये डिराइव किया था, वोल्टेज को 2 वीएम की बजाय, यहां 2 वीएम की बजाय वीएम लेके किया था, तब ये वैल्यू 4 गुना आई थी कि नहीं आई थी? बिल्कुल। क्यों 4 गुना आई? क्योंकि वोल्टेज 2 वीएम से वीएम हुआ, 2 वीएम से वीएम मतलब वोल्टेज आधा, और वोल्टेज आधा वॉल्यूम 4 गुना, तो वोल्टेज आधा वॉल्यूम 4 गुना, 0.5 का 4 गुना कितना होता है? 0.5 का 4 गुना हो जाएगा कितना? 0.5 का 4 गुना हो जाएगा कितना? 2k अपॉन cos स्क्वायर फाई, 2k अपॉन cos स्क्वायर फाई। सर आपने कहा था कि ये वाली वैल्यू मैं आपको प्रूव कर दूंगा, इसका तो हमने निकाला था, इसके लिए आपने कहा था प्रूव कर दूंगा, हमें याद है, आप भूल नहीं सकते। ये हमें बताओ कैसे आया, ये डेरिवेशन बताओ हमें कैसा आया। देखो अभी बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अंडरग्राउंड सिस्टम में आपने यहां रेफरेंस लाइन से न्यूट्रल लिया था 2 फेज 3 वायर में, अब आप ओवरहेड सिस्टम में कहां लेंगे? लाइन से लाइन। तो देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ये तो न्यूट्रल है, इसके साथ नहीं लेना है, लाइन से लाइन इसके बीच। तो ये लाइन से लाइन वोल्टेज वीएम है, पर कैलकुलेशन में तो फेज चाहिए, क्यों? अरे अभी आपने खुद ने किया है दगाबाज, यहां पे क्या किया है, लाइन से लाइन रेफरेंस वीएम था तो आपने फेज लेके कैलकुलेशन किया ना। हाँ बिल्कुल, तो 3 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज वीएम है तो फेज वोल्टेज वीएम बाई रूट 3 होता है। ठीक उसी प्रकार 2 फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज वीएम होने पर फेज वोल्टेज वीएम बाई रूट 2 होता है। अच्छा, तो यहाँ वोल्टेज वीएम से वीएम बाई रूट 3 हुआ, 2 फेज वाले में वीएम से वीएम बाई रूट 2 होगा, बिल्कुल। तो यहां पर देखो, यहां वीएम था, यहां वीएम बाई रूट 2 है, यहां वीएम था, ये वीएम बाई रूट 2 है, और देखो रूट 2 गुना वोल्टेज कम होती है, वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। 1.457 का एग्जैक्ट डबल वैल्यू होगा 2.914 k अपॉन cos स्क्वायर फाई, 2.914 k अपॉन cos स्क्वायर फाई। क्लियर है सबको? ये सुनो, और 3 फेज सिस्टम तो बहुत आसान है, 3 फेज में ये 0.5 तो आया वही है, लास्ट वाला 0.583 k अपॉन cos स्क्वायर फाई है। अब देखो 3 फेज में डिफरेंस देखो, 3 फेज के अंदर यहां पीछे से ही समझ में आ जाएगा, पहले यहां वोल्टेज वीएम था, आज कितना है? वीएम बाई रूट 3, तो वीएम से वीएम बाई रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का फर्क है, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कितना गुना हो जाएगा? वॉल्यूम 3 गुना, तो आप यहां पर सिर्फ 3 गुना करेंगे दोनों ही। अरे 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 अरे, ये तो 2 गुना हुआ, ये वॉल्यूम कितनी हो गई? 3 गुना, तो 0.5 का 3 गुना 1.5 k अपॉन cos स्क्वायर फाई, अभी आया था अपना आंसर, और 0.583 का 3 गुना 1.75 k अपॉन cos स्क्वायर फाई, अभी तुमने कमेंट सेक्शन के अंदर बताया था बाबा, अभी कमेंट सेक्शन में बताया था, मुकेश ने पूछा था है ना, और राहुल ने बताया था, ये देखो डायरेक्ट आ रहा है 3 गुना, और ये सारी की सारी वैल्यूज हो गई खत्म। बताओ कैसा रहा, बताओ भाई कैसे, समझ में आया कि नहीं? तो सिर्फ यहां पर आप लोगों को केवल और केवल एक कंसेप्ट के बेसिस पे सारी वैल्यूज याद हो गई हैं, हाँ या ना? कैसन बा, मजा मा, बोलो रे, अरे बोलो रे, समझ में आया कि नहीं? एक बार घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे, सारी वैल्यूज को देखोगे, ये आपको खुद को शॉर्ट ट्रिक याद हो जाएगी। किसी भी दुनिया की किताब के अंदर आपको ना तो इनके सारे डेरिवेशन मिलेंगे, और ना ही आपको ये टेबल याद करना सिखाया जाएगा, और ना ही इनकी शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाएगी। किसी भी चैनल को छान मार लेना तुम लोग, और किसी भी जगह का तुम लोग जो है वो चेक कर लेना कंसेप्ट, ठीक है? संतोष अभी अभी आया हो, क्लास खत्म होने वाली 1 मिनट बाद। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन इस हेडिंग का कंक्लूजन लिखेंगे। आज तो मैंने थ्योरी में मतलब इसके वैल्यूज को याद करना सिखाया है, कल मैं थ्योरी के अंदर इस हेडिंग का कंक्लूजन डिस्कस करूंगा। कल अभी ये भी डिस्कस करना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहला। दूसरा, इस टॉपिक का कंक्लूजन क्या है, हम क्या करने चले थे? हम ये ढूंढने चले थे कि हमारे पास ट्रांसमिशन करने के लिए 20 मेथड हैं, हमें तो कोई एक चाहिए, तो सबसे इकोनॉमिकल कौन सा होगा, यही तो पता करना था। ये अभी पता नहीं कर पाए हैं, समय ओवर हो गया है। तो कल अपन 2 चीजें करेंगे, पहला इन 20 मेथड में से किसी एक को विनर साबित करेंगे,
और दूसरा इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंगे, और तीसरा हम कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन। वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा।